हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? होपफुली आप लोगों ने एग्जाम बहुत अच्छा किया होगा। इस बार शायद पेपर आप लोग का कंपैरेटिवली बहुत इजी भी लगा होगा क्योंकि एक ही चैप्टर था फिजिकल केमिस्ट्री से। मेरा नाम पंकज दास एंड आई एम फैकल्टी ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन पोटेंशियल कॉन्सेप्ट और मैं आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री वाला जो पार्ट था पेपर का PT03 का उसका सोल्यूशन डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन है, हैव यू सीन दिस? द डेंसिटी ऑफ द नियॉन विल बी हाईएस्ट ओके एट STP 0 डिग्री सेल्सियस टू ATM। चार ऑप्शन इस तरह से देके रखा है। आपको पूछा कि चारों ऑप्शन में से डेंसिटी ऑफ नियॉन के सबसे ज्यादा किस में होगा, राइट? तो यहां पे करेक्ट जो आपको फॉर्मूला यूज करना था दैट इज क्वेश्चन नंबर 51 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 में आपको पूछा है जो करेक्ट फॉर्मूला आपको यूज करना है दैट इज डेंसिटी, एंड डेंसिटी ऑफ एनी गैस इज गिवन बाय डेंसिटी इक्वल टू PM/RT। ओके, ये फॉर्मूला है, ठीक है। दिस फॉर्मूला यू हैव टू यूज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे चारों ऑप्शन सेम गैस के लिए डिस्कस करने के लिए बोला है, निकालने के लिए बोला है। तो आपका मॉलिक्यूलर मास विल रिमेन कांस्टेंट, आपका मॉलिक्यूलर मास कांस्टेंट रहेगा। R तो पहले से कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, राइट? तो यहाँ पे रहेगा आपका प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो आपका डेंसिटी जो है वो प्रेशर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आपका सारों ऑप्शन में ठीक है आपको प्रेशर एंड टेम्परेचर दिया गया है डिफरेंट वैल्यूज। तो आपको प्रेशर एंड टेम्परेचर से मेजरमेंट करना है, राइट? तो आप पहला ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन में आप देख रहे हो कि डेंसिटी इक्वल टू क्या लिखना है आपको? प्रेशर कितना देख के रखा है? STP कंडीशन है। STP में जो आपका प्रेशर होता है दैट इज 1 ATM और टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज एक्चुअली 0 डिग्री सेल्सियस दैट इज 273 केल्विन। केल्विन में एक्सप्रेस करना है, राइट? तो आपको क्या करना है, चारों ऑप्शन में इसका जो रेशियो है P/T का रेशियो वो चेक करना था किस में सबसे ज्यादा है। जिसमें सबसे ज्यादा आएगा उसका डेंसिटी सबसे ज्यादा, राइट? अगर ऑप्शन बी में देखेंगे तो डेंसिटी का जो एक्सप्रेशन आएगा, P/T का जो वैल्यू आएगा दैट इज 2 ATM डिवाइडेड बाय 273 केल्विन, राइट? ओके, तो अब यहाँ पे सी ऑप्शन में देखना ध्यान से। सी ऑप्शन में क्या है? 273 डिग्री सेल्सियस एंड 1 ATM, राइट? तो यहाँ पे डेंसिटी का जो रेशियो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 273 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 546 केल्विन, राइट? और डी वाले ऑप्शन में क्या आएगा? डेंसिटी विल बी इक्वल टू 273 डिग्री सेल्सियस एंड 2 ATM दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 546। ओके, तो केयरफुली अगर ऑब्जर्व करोगे आपको पता चलेगा कि ऑप्शन बी में ये जो रेशियो आ रहा है ये सबसे ज्यादा आ रहा है कंपेयर टू अदर ऑप्शंस। Therefore the density will be highest in the option B. Your answer is correct option is okay option number B. Okay, let us come to the second question. Now let us come to the second question. Okay, that is question number 52. Okay, carefully इस क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 टाइम्स रीड कर लेना ताकि अच्छी तरीके से पता चले कौन कौन सी कंडीशन आपको यहाँ पे कांस्टेंट दे के रखा है, राइट? यहाँ पे केयरफुली अगर आप इसको रीड करोगे तो यहाँ पे देख करके अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट। तो सबसे पहले वही करना, 52 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले प्रेशर और टेम्परेचर जो है ये कांस्टेंट है, राइट? और बाकी आपको पता है कि PV इक्वल टू NRT में, ठीक है, अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो जाए तो V इज प्रोपोर्शनल टू N होता है, राइट? सो एट टू डिफरेंट वॉल्यूम योर नंबर ऑफ मोल्स विल बी ओके, उनके साथ जो रिलेशन होगा डेट विल बी V1/V2 विल बी N1/N2। ये वाला रिलेशन यहाँ पे यूज करना है। गिवन और क्या है? गिवन है कि तुम्हारा जो V1 है V1 दैट इज द वॉल्यूम इज, केयरफुली ऑब्जर्व करना, if the molecular masses are these and if 1 liter of oxygen, that is 1 liter of oxygen at 15 degree Celsius and 750 millimeter pressure contains n molecules. अच्छा, N1 भी देके रखा है, that is N, and the number of molecules in 2 liter, your V2 is 2 liter. ओके, अंडर द सेम कंडीशन विल बी। तो N2 फाइंड आउट करने के लिए बोला, ठीक है? N के साथ डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है बट वी नो कि मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दिस वी कैन यूज एट लास्ट, राइट? सो V1 की जगह क्या लिखना है? 1, V2 की जगह क्या लिखना है? 2, एंड N1 की जगह क्या लिखना है? लेट अस कंसीडर N है डिवाइडेड बाय N2। ओके, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितना है वो गिवन नहीं है, दैट इज नॉट गिवन एक्चुअली। तो यहाँ पे N2 का वैल्यू क्या आने वाला है? N2 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ N। तो इसका मतलब ये लिख सकते हैं कि N2 will be 2 times of N, right? Your number of molecules will also be double if the number of mole is double, right? Your correct answer will be option A. Okay, correct answer will be option A. Okay, fine.
लेट अस कम टू द 53 नंबर क्वेश्चंस। 53 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्हिच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज मोस्ट रेस्पॉन्सिबल इन अलाउइंग द ज़ेनॉन गैस टू लिक्विफाई। ज़ेनॉन गैस जो होता है ना वो नॉन पोलर गैसेस है, और नॉन पोलर गैसेस के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या फिर इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस डाइपोल? अब देखो ज़ेनॉन गैस में तो कोई पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस क्रिएट तो होता नहीं है परमानेंटली, है ना, लेकिन फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ टाइम, फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए, राइट, फॉर फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो सकता है एक ज़ेनॉन मॉलिक्यूल में। और वही ज़ेनॉन मॉलिक्यूल अपने बगल वाले ज़ेनॉन मॉलिक्यूल को क्या कर सकता है, उस गैस मॉलिक्यूल को क्या कर सकता है, वो उसको इंड्यूस कर सकता है। दैट्स व्हाई द वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज समटाइम कॉल्ड एज द इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। तो ज़ेनॉन गैस आपको पता है नॉन पोलर है, तो इसमें वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। जस्ट प्रॉब्लम यही था कि यहाँ पे हमने डायरेक्टली आपको वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बताया, राइट। इसमें आपका इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल ये वाला टर्म एनसीईआरटी में है, आप देख लेना वहां पे इसको यूज किया गया है, राइट। सो योर करेक्ट answer is for 53 is option number A, that is instantaneous dipole induced dipole force of attraction. Okay, let us come to the next question, that is question number 54. इन द क्वेश्चन नंबर 54 अब ध्यान से देखना, आपको क्या निकालने के लिए बोला है, तीन स्पीड से डिफरेंट उनका रेशियो निकालने के लिए बोला है, राइट। आपको निकालना है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो रेशियो है, ठीक है, उसको निकालना है। तो उसके लिए आपको तीनों का फॉर्मूला आना चाहिए, दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का जो फॉर्मूला है क्वेश्चन नंबर 54, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू रूट अंडर 2RT बाई m, 2RT बाई कैपिटल M, है ना। और जो एवरेज स्पीड है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू रूट अंडर 8RT बाई पाई m, फाइन, ओके। एंड एवरेज और जो आरएमएस स्पीड है, आरएमएस स्पीड इज इक्वल टू रूट अंडर 3RT बाई m, कैपिटल M, राइट। अब इन तीनों का अगर रेशियो निकाले, है ना, VMP इज दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड रेशियो एवरेज स्पीड रेशियो आरएमएस स्पीड, ओके। इनका अगर रेशियो निकाले तो इसमें कैंसिल क्या हो जाएगा, रूट 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 कैंसिल हो जाएगा, राइट। रूट अंडर RT बाई m, रूट अंडर RT बाई m, रूट अंडर RT बाई m कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाने के बाद इसमें रह जाता है रूट अंडर 2, इसमें रह जाएगा रूट अंडर 8 बाई पाई, राइट, एंड इसमें रह जाएगा रूट अंडर 3। तो दिस इज द रेशियो यू विल गेट एंड दिस इज गिवन इन ऑप्शन नंबर E. योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A, okay. Now let us come to the next question, question number 55. In this question they have asked by how many folds the temperature of gas would increase when the root mean square velocity of the gas molecules in a container of fixed volume is increased from 5 into 10 to the power 4 centimeter per second to 10 into 10 to the power 4 centimeter per second, right. आपको यहाँ पे क्या इंक्रीज कर रहा है, स्पीड, ओके, वॉल्यूम फिक्स्ड है, ओके, टेम्परेचर कितना बढ़ेगा। अगर रूट मीन स्क्वायर स्पीड को अगर हम ऐसे देके रखा है, वी कैन राइट दिस क्वेश्चन लाइक दिस, गिवन लिखना इस तरह से कि गिवन जो VRMS1 है, द फर्स्ट RMS स्पीड एंड सेकेंड RMS स्पीड का जो वैल्यू है दैट इज ऑलरेडी गिवन एंड दैट इज योर वैल्यू 5 into 10 to the power 4 centimeter per second and 10 into 10 to the power 4 centimeter per second, right. And your temperature is, टेम्परेचर के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, बोला है कि आपको कितना फोल्ड, कितना टाइम्स इंक्रीज करेगा, राइट, दैट दे हैव आस्क्ड। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला को यूज करेंगे, दैट इज VRMS इज इक्वल टू रूट अंडर क्या होता है 3RT डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो अगर हम V1 बाई V2 फॉर्मूला यूज करें तो इसमें आपको क्या मिलेगा, फॉर द सेम गैस दैट इज T1 बाई T2, ओके। तो अगर आप V1 और V2 को वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करोगे, दिस इज V1, दिस इज V2, यू विल गेट दैट दिस विल बी 1 बाई 2 एंड दिस इज रूट अंडर, इसको मैं T कंसिडर कर लेता हूँ, ये T2। अगर आप इसको स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने के बाद यू विल गेट दैट T2 will be equal to 4 times of the T, okay, 4 times of the T. It means that your temperature will be increased by the 4 times, okay. Your answer will be 4 folds, okay. तो 4 folds यहाँ पे लिखे रखा है, okay, कितना टाइम्स आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है अगर आपका स्पीड जो है, ठीक है, RMS स्पीड 5 into 10 to the power 4 से 10 into 10 to the power 4 हो रहा है, राइट। योर आंसर विल बी 4 times, okay. Next come to the क्वेश्चन नंबर 56, ओके। तो 56 इज वेरी इजी क्वेश्चन। 56 में आपको पूछा गया है कि 4 1 लीटर फ्लग्स है, ओके। ऑल द 4 फ्लग्स आर ऑफ 1 लीटर, ईच ऑफ देम आर 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर, राइट, आर फिल्ड विद द डिफरेंट गैसेस।
चारों फ्लक्स में डिफरेंट गैसेस है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बट दे आर अंडर द सेम कंडीशंस। अब यहाँ पे कौन सी कंडीशन के बारे में बात कर रहा है? प्रेशर एंड टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा है, राइट? दे आर द मेजर कंडीशंस ऑफ ए गैस। तो प्रेशर एंड टेम्परेचर को यहाँ पे आपको कांस्टेंट किया गया है, सेम है मतलब, है ना? तो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा? आपको यहाँ पे कौन सा लो लगाना है? देखो इस तरह से लिखना था कि अगर हमने प्रेशर और टेम्परेचर को अगर हमने कांस्टेंट कंसीडर किया है तो यहाँ पे आपको लगाना है एवोगैड्रोस लो। कौन सा लो लगाना है? एवोगैड्रोस लो। अब एवोगैड्रोस लो क्या था? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सिंस चारों फ्लक्स का वॉल्यूम सेम है तो चारों फ्लक्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा? सेम होगा, राइट? इट इज ऑलरेडी गिवन कि चारों फ्लक्स में, ठीक है, चार डिफरेंट गैसेस तो है लेकिन चारों फ्लक्स का वॉल्यूम क्या है? 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर। इट मींस दैट इफ द वॉल्यूम इज सेम देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल आल्सो बी सेम, ठीक है? तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो उनका रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1:1:1:1:2, राइट? योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज योर वॉल्यूम, जो नंबर ऑफ मोल्स का, मॉलिक्यूल्स का जो रेशियो है दैट विल बी 1:1:1:1:1। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया क्या? डायरेक्ट क्वेश्चन था, स्टेटमेंट बेस्ड था, इसको कुछ न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं करना था। ओके, नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 57। हाँ, इसमें पूछा गया है कि आपने इक्वल वेट्स ऑफ इथेन एंड हाइड्रोजन को लिया, दोनों का वेट सेम है, WW कंसीडर कर लेते हैं, और मिक्स इन एन एम्प्टी कंटेनर, कंटेनर खाली था, उसमें दोनों गैस को हमने डाला, दोनों सेम टेम्परेचर पे है 25 डिग्री सेल्सियस। द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द हाइड्रोजन। अब जो टोटल प्रेशर क्रिएट होगा उसमें से सिर्फ हाइड्रोजन का प्रेशर कितना होगा, उनका फ्रैक्शन निकालना है। ओके, फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस का प्रेशर निकालना है, ठीक है? तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आपको करना था, लेट, है ना, वेट ऑफ इथेन इक्वल टू वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस इक्वल टू W इस तरह से कंसीडर कर लेना, ठीक है ना? और आपको निकालना था पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, राइट? और इसमें आपको डाल्टन्स लॉ लगाना है। आपको पता है पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इक्वल टू क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर, राइट? अब मैं टोटल प्रेशर को नीचे ला रहा हूं तो यहां पे क्या लिखेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, फाइन। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मोल, है ना? टोटल मोल मतलब मोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस मोल ऑफ मीथेन होगा, ठीक है? तो यहाँ पे मोल मतलब क्या होता है? फिर वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, यू नो इट, राइट? तो हाइड्रोजन का वेट क्या है? मॉलिक्यूलर मास क्या है? ओके, 2। वेट हमने W कंसीडर किया था, मॉलिक्यूलर मास इज 2। और यहाँ पे N टोटल में मोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस मोल ऑफ आपको इथेन कंसीडर करना है, दैट इज W/30। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 30, राइट? तो जब आप इसको कैलकुलेशन करोगे W तो कैंसिल हो जाएगा, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/30, यू विल गेट दैट इसका जो आंसर है इट विल बी 15/60। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना? इट्स वेरी इजी। थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिवाइड करना है और कुछ नहीं, है ना? डिवाइड भी नहीं करना, योर आंसर इज डायरेक्टली 15/16, नीड नॉट टू डिवाइड इट फर्दर, राइट? आपका ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58 ऑफ सेक्शन ए। The rates of diffusion of sulfur trioxide, carbon dioxide, PCl3 and SO2 are in the following order. इनका order निकालना है, ठीक है? सारे orders जो decreasing order पे देख करके सारे option में, it means that they have asked to find their rate of diffusion in a decreasing order, ठीक है? तो आपको पता होगा rate of diffusion कौन से law के अंदर आता है? Graham's law के अंदर आता है, right? Graham's law of diffusion। अब Graham's law of diffusion में formula क्या था? Your formula was the rate is proportional to 1/root under molecular mass, right? ये 58 नंबर। तो मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना कम होगा, राइट? योर रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर मास, मतलब मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा आपका रेट उतना कम होगा, फाइन? तो आपको जस्ट कंपेयर करना था मॉलिक्यूलर मासेस, ओके? तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मासेस किसका होगा? PCl5 का, क्योंकि PCl3 का, क्योंकि यहाँ पे आपका एक फॉस्फोरस का 31 होता है, एक क्लोरीन का 35.5 होता है, राइट? अगर आप प्लस करोगे तो इसका सबसे ज्यादा आएगा इनमें से, है ना? उसके बाद क्या आएगा? SO3, राइट? मॉलिक्यूलर मास का ऑर्डर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, दिस इज द ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर मास, ओके? दिस इज द ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर मास। उसके बाद क्या आएगा? मॉलिक्यूलर मास का ऑर्डर सल्फर डाइऑक्साइड, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? सल्फर का 32 होता है ना? ऑक्सीजन का आपका 16 करके होता है, तो अगर आप प्लस करोगे तो 80 आएगा। इसमें क्या आएगा? आपका 64 आएगा मॉलिक्यूलर मासेस। फिर लास्ट में कौन आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका ओनली 44 है। तो इफ दिस इज द ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूलर मासेस, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन का ऑर्डर क्या होगा? रेट ऑफ डिफ्यूजन का ऑर्डर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा, फिर सल्फर डाइऑक्साइड का, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड का, एंड एट लास्ट PCl3 will have the lowest rate of diffusion, okay, due to very high molecular mass, okay? Your correct answer is option D,
ठीक है ना। लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 59। इस वाले क्वेश्चन में बहुत केयरफुली देखना, इसको रीड करके देखना क्या बोला है। विच नोबल गैस इफ्यूजेस अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस एज फास्ट एज क्रिप्टॉन, मतलब क्रिप्टॉन जितना स्पीड से इफ्यूज करता है, ठीक है, कौन सा गैस इसका डबल रेट से इफ्यूज कर सकता है, ठीक है, कौन सा गैस क्रिप्टन की तरह, ठीक है, क्रिप्टन का जो स्पीड है उसका डबल स्पीड से क्या कर सकता है, इफ्यूज कर सकता है। इट मींस दैट दे हैव आस्क्ड व्हिच गैस कैन इफ्यूज 2 times ऑफ द रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ क्रिप्टॉन, ठीक है। अब कौन सा गैस है, मैंने एक्स कंसिडर कर लिया, राइट। और आपको पता होगा कि रेट ऑफ इफ्यूजन जो होता है, ठीक है, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, है ना, रेट ऑफ इफ्यूजन जो होता है, ठीक है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर मॉलिक्यूलर मासेस, राइट। तो अभी यहाँ पे हम ग्राहम्स लॉ को यूज करेंगे, दैट इज रूट अंडर मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्रिप्टॉन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट गैस एक्स इक्वल टू 2। अगर इसको, ठीक है, हम स्क्वायर करने के बाद और क्रिप्टॉन का मॉलिक्यूलर मास को पुट करने के बाद, मतलब यहाँ पे 83.8 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ x इक्वल टू 4, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद मिलेगा कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट गैस विल बी इक्वल टू योर नियरली 20.18, ठीक है, ये नियरली 20.18 के आसपास आएगा। योर आंसर विल बी नियॉन, ओके। तो लेट अस कम टू द ऑप्शन। योर आंसर इज ऑप्शन ए, ओके, योर आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज नियॉन, ओके। द नियॉन विल डिफ्यूज double with a double rate of the speed as like your krypton जितना स्पीड से मूव करेगा इसका डबल स्पीड से मूव करेगा। Now let us come to the next question, that is question number 60. Your question number 60 is very simple, डायरेक्टली आपका थ्योरेटिकल बेस्ड है। आपको अगर अच्छी तरीके से समझ में आया था कैटीजी, ठीक है, कैटीजी या फिर आपको जो बोल्ट्जमैन एंड मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड है, ठीक है, उसके ऊपर ही ये क्वेश्चन है कंप्लीटली। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, आपको नॉट ट्रू पूछा, उसका अंडरलाइन कर लेना था एग्जाम में, है ना, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कभी कभी। तो नॉट ट्रू कौन सही नहीं है, मतलब कौन फॉल्स है इसमें से, राइट। पहला ऑप्शन में क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ द मीन स्पीड टू द RMS स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। तो आपको करके देखना, यू हैव टू डू इट, राइट। तो एग्जाम में फटाक से आपको क्या करना था, इसको सॉल्व कर लेना था। ऑप्शन ए में क्या है, द रेशियो ऑफ द मीन स्पीड, ओके, मीन मतलब हम एवरेज लिख सकते हैं, है ना, इज द सेम थिंग, डिवाइडेड बाय द RMS स्पीड, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 8RT बाय पाई m एंड डिवाइडेड बाय RMS स्पीड क्या होता है, 3RT डिवाइडेड बाय m, है ना। इनको जब आप रेशियो करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रूट अंडर, ओके, RT बाय m तो कैंसिल हो जाएगा। तो 8 डिवाइडेड बाय pi into 3, okay, so it is independent of temperature. Your option A is absolutely correct, है ना, ये आपका true है, ये false नहीं है, this is not your answer. और let us come to the option B now. Option B में क्या पूछा है, the square of the mean speed of the molecule is equal to the mean square speed at a certain temperature. I'm sure कि इसमें थोड़ा सा आप लोगों को कहीं ना कहीं लगा होगा कुछ अलग लग रहा है, कुछ सेम तो नहीं है, ऐसा क्लासेस में बहुत कम होता है ऐसा ऑप्शंस, राइट। तो द स्क्वायर ऑफ द मीन स्पीड, ध्यान से देखना, हाँ, द स्क्वायर ऑफ द मीन स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मान लो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, सबका स्पीड क्या, v1 v2 v3 v4 ऐसे vn तक है स्पीड्स, राइट। अभी सबका स्पीड का मीन लेना है और उस सबका मीन लेने के बाद उसका स्क्वायर करना है, ओके। द स्क्वायर ऑफ द मीन स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, देखना, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 प्लस vn डिवाइडेड बाई t, दिस इज द मीन स्पीड, इसका स्क्वायर लेना है, ठीक है। पहला लाइन में यही बोला है आपको, द स्क्वायर ऑफ द मीन स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज दिस, इज इक्वल टू द मीन स्क्वायर स्पीड एट अ सर्टेन टेम्परेचर। अब ये मीन स्क्वायर स्पीड क्या है, ध्यान से देखना, मीन ऑफ स्क्वायर स्पीड मतलब जो स्पीड है v1 v2 v3 उसका स्क्वायर लेना है, v1 प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस vn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब ये जो इसका जो मीन मैंने लिया, बोला कि ये वाला जो स्पीड है दिस शुड बी इक्वल टू दिस वन, क्या ये दोनों सेम है, नो, राइट, इट इज रॉन्ग। ये दोनों कैसे सेम हो सकता है, दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है, ओके। एक्सप्रेशन देखो, यहाँ पे बाहर स्क्वायर है, ये अंदर में स्क्वायर है, राइट। मैथमेटिकली ये दोनों इक्वल नहीं हो सकता, ओके। सो द स्क्वायर ऑफ द मीन स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल इज नॉट इक्वल टू द मीन स्क्वायर स्पीड, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, ओके। तो ऑप्शन बी शुड बी द आंसर। लेट अस चेक द ऑप्शन सी एंड डी आल्सो, है ना। सो लेट अस कम टू द ऑप्शन सी नाउ, ओके। ऑप्शन सी में क्या बताया गया था, द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल at any given temperature is independent of the mean speed, okay। तो ऑप्शन सी में ध्यान से देखना, आपको बोला है कि काइनेटिक एनर्जी का जो एवरेज है ना,
ठीक है, उसका फॉर्मूला तो 3/2 RT होता है फॉर द 1 मोल, है ना। ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ये सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ये कोई वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, मॉलिक्यूलर मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, अगर ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है तो, है ना। अब इस वाले ऑप्शन में बोला है कि आपका जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है एट एनी गिवन टेम्परेचर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीन, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। ओके, तो ये करेक्ट है। आपको नॉट ट्रू निकालना था, अब तक हमारा ऑप्शन बी ही नॉट ट्रू आ रहा है ना, ऑप्शन डी भी चेक करना है। ऑप्शन डी भी बहुत बढ़िया आपका ऑप्शन देके रखा है, इसको स्टडी करो अच्छी तरीके से। क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन द RMS स्पीड, ओके, डिफरेंस बिटवीन द RMS स्पीड एंड क्या है, मीन स्पीड, ओके, मतलब एवरेज स्पीड, इसका डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस है √3RT/m माइनस √8 RT/πm, है ना। तो आप क्या बोला, कंप्लीटली पढ़ लेते हैं ऑप्शन को। द डिफरेंस बिटवीन द RMS स्पीड एंड द मीन स्पीड एट एनी टेम्परेचर फॉर डिफरेंट गैसेस, अलग अलग गैसेस के लिए लेना है, ये अलग गैस के लिए लेना है, ये अलग गैस के लिए लेना है, दोनों अलग अलग गैस के लिए लेना है। फॉर डिफरेंट गैसेस डिमिनाइजेस एज लार्जर एंड लार्जर मोलर मासेस आर कंसीडर, जैसे हम गैस का मॉलिक्यूलर मास को बढ़ाते रहते हैं, ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस जो आएगा वो कम आते रहेगा। ओके, देखते चेक करते होगा कि नहीं होगा। ध्यान से देखना, तुम्हारा जो स्पीड है वो मोलर मास के साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नीचे है, रूट के अंदर है ना। तो अगर हम यहाँ पे मोलर मासेस को बढ़ाते हैं, है ना, मतलब यहाँ पे एक्चुअली √RT को मैं बाहर लाता हूँ और ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, √3/m, ओके, माइनस √8/πm। मैंने ये एम को कॉमन क्यों नहीं लिया, क्योंकि फॉर डिफरेंट गैसेस के लिए ये मासेस को मुझे दिखाना है एक्चुअली। जैसे ये मास, मॉलिक्यूलर मास का वैल्यू बढ़ते रहेगा, है ना, आपका क्या हो जाएगा, जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस विल बी स्मॉलर एंड स्मॉलर वैल्यू। ओके, मतलब ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। ओके, हम एम को बाहर भी ला सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, √RT/m ऐसे लिख सकते हैं, रूट के अंदर लिख सकते हैं और ब्रैकेट के अंदर रहेगा √3 माइनस √8/π। ओके, चलो कोई बात नहीं। तो जैसे ही आपको पता चल रहा है कि जो डिफरेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, √अंडर मॉलिक्यूलर मास है। तो जैसे ही मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जा रहा है, आपका डिफरेंस क्या होगा, कम होते जाएगा, डिमिनाइज होते जाएगा। ओके फाइन, तो द डिफरेंस बिटवीन जो बोला वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो योर ऑप्शन बी इज आंसर। ओके, योर बी इज नॉट ट्रू, बी इज योर आंसर। ओके, तो लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 61। अब 61 में क्या बोला है, देखो, वी सॉ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू KTZ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस, राइट। ये भी थ्योरी बेस्ड है कंप्लीटली, आपको ऑप्शन अच्छी तरीके से देखना और टिक करना है। पहले ऑप्शन में क्या बोला, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, आपको क्या निकालना था, इनकरेक्ट। ओके, बी केयरफुल, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है वो देख लेना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, that is your average kinetic energy is directly proportional to absolute temperature. What is absolute temperature? That is temperature in the Kelvin scale. Okay, your option A is correct. Option B में क्या पूछा है, ऑप्शन बी में पूछा है all gas molecules are assumed to be spherical in shape. It is absolutely correct. It is one of the postulate of KTZ. ठीक है, ये वन ऑफ द कंडीशन है KTZ का, ये सही है। और सी में क्या बोला, बिटवीन टू कॉलिजन ए गैस मॉलिक्यूल में ट्रेवल इन ए कार पार्ट। ये आपको शायद बहुत इजी लगा होगा ये क्वेश्चन, ये सी वाला ऑप्शन एब्सोल्युटली रॉन्ग है, क्योंकि कार पार्ट में कैसे मूव करेगा। बिटवीन टू कॉलिजन गैस मॉलिक्यूल ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। ओके, यू नो इट आई थिंक, राइट। तो ऑप्शन सी इज कंप्लीटली इनकरेक्ट। एंड डी में क्या पूछा है कि देयर इज नो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। यस, इट इज करेक्ट। ओके, जो KTZ जो है ना वो आइडियल गैस मॉलिक्यूल के लिए यूज किया जाता है, और आइडियल गैस मॉलिक्यूल का कंडीशन यही है, KTZ का कंडीशन यही है कि दो गैस मॉलिक्यूल के बीच में कभी भी अट्रैक्शन नहीं होता। ठीक है ना, तो ये भी सही है। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, योर सी इज इनकरेक्ट। ओके, let us come to the next question. This is question number 62. Okay, इसमें क्या पूछा है, a gas mixture at 27 डिग्री सेल्सियस and 1 atm contains equal masses of these and these। चार गैसेस देके रखा है, चारों का सेम मासेस है, सेम मास का लिया गया था, टेम्परेचर भी सेम है, प्रेशर भी सेम है। हाउ डू देयर मॉलिकुलर वेलोसिटीज कंपेयर। तो मॉलिकुलर वेलोसिटीज किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, ये आपको कंपेयर करना था। इनका ऑप्शन देख लीजिए एक बार। तो 62 का जो ऑप्शन है, ठीक है, कुछ ऐसा है, राइट। तो आपको बस इसमें से टिक करना था, है ना। तो आपको पता है कोई भी जो वेलोसिटी होता है, हाँ, वेदर इट इज RMS स्पीड और एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एनी स्पीड, राइट, एनी स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, √अंडर मॉलिक्यूलर मासेस। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा उसका स्पीड सबसे कम, राइट। ओके, तो इसमें से सबसे कम जो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास का जो ऑर्डर है, ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका होगा, कार्बन डाइऑक्साइड 44, उसके बाद CH4 दैट इज 16, राइट। आफ्टर दैट 4 मतलब योर हीलियम। ओके, हीलियम इज
molecular mass is 4 और उसके बाद हाइड्रोजन that is molecular mass is 2. This is the order of molecular mass. They have asked about the speed. molecular जो velocity है उसका order पूछा है. तो velocity का जो order होगा सबसे ज़्यादा राइट सबसे ज़्यादा किसका होगा हाइड्रोजन का होगा, उसके बाद हीलियम का होगा, उसके बाद मीथेन का होगा एंड एट लास्ट कार्बन डाइऑक्साइड का स्पीड सबसे कम होगा. राइट तो करेक्ट ऑर्डर क्या आएगा ऑप्शन डी पे आएगा. राइट ऑप्शन डी इज योर करेक्ट. ओके नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 63. इन दिस क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि एक रियल गैस ठीक है कब वो आइडियल गैस रिजेंबल कर सकता है. राइट देयर इज अ 4 ऑप्शंस. इट्स अ वेरी इजी. हमें पता है कि रियल गैस का जो इक्वेशन होता है दैट इज रियल गैस का जो इक्वेशन होता है दैट इज पी प्लस ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर वी माइनस एन वी इक्वल टू एन आर टी. राइट तो दिस गैस विल बिहेव लाइक एन आइडियल गैस. अब ये आइडियल गैस बन जाएगा इफ इट बिकम्स पी वी इक्वल टू एन आर टी. राइट और उसके लिए क्या करना होगा आप लोगों को, इसके लिए आपका जो ए वैल्यू है ना जो वैन डर वाल्स कांस्टेंट और यहाँ पे जो बी का वैल्यू है अगर इसको नेग्लिजिबल कर दिया जाए मतलब इसका वैल्यू अगर वो छोटा हो जाए तो हम इसमें क्या कर सकते हैं इफ A and B is negligible, okay, is negligible, then what we can do n square by v square and जो nb वाला टर्म है this both can be written as 0. इन दोनों को 0 कर सकते हैं. राइट तो अगर 0 कर दे तो क्या बन जाएगा इक्वेशंस p into v will be equal to nRT और PV equal to nRT वाला जो इक्वेशन है that is for the ideal gas equations. Right and for that the correct option will be that constants A and B are very small. Okay ये accurate answer होना चाहिए क्योंकि B में तो A is large and B is small बोला. A large होने से तो नहीं होगा. राइट A को छोटा करना B को भी छोटा करना है. राइट तो only option that is correct is option A. Your correct answer is option A for question number 63. अब क्वेश्चन नंबर 64 में क्या पूछा है ध्यान से देखिए. When a gas is compressed at a constant temperature, ठीक है अगर किसी गैस को हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे कंप्रेस कर रहे हैं ठीक है इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. ठीक है तब क्या हो सकता है इसमें से कौन करेक्ट है. द स्पीड्स ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज, द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल इंक्रीज, द स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीज, द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल डिक्रीज. देखो ऑप्शन ए और सी में स्पीड के बारे में मतलब डिस्कस किया गया है, यहाँ पे बताया गया है. स्पीड जो है ना वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है. अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तभी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तभी स्पीड बढ़ेगा. Am I right? तो टेम्परेचर तो यहाँ पे कांस्टेंट है तो स्पीड तो चेंजेस नहीं होगा. राइट सो ए और सी जो है वो आपका करेक्ट नहीं है. ठीक है बी में आपको कोलिजन के बारे में है, ऑप्शन डी में भी कोलिजन के बारे में बताया गया. जब आप टेम्परेचर गैस को कंप्रेस करोगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर तो गैस मॉलिक्यूल विल कम क्लोज. ओके वो पास आएंगे. जब पास आएंगे उनके बीच में डिस्टेंस जब कम होगा कोलिजन भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा. नंबर ऑफ कोलिजन विल इंक्रीज. ओके सो इसमें जो करेक्ट आंसर है द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल इंक्रीज दैट इज ऑप्शन बी. ओके 64 का जो आंसर है 64 के लिए जो आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है ना. लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 65 एंड 65 में क्या पूछा है देखिए रियल गैस से है ये. कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दैट इज कैपिटल Z ओके ऑफ हाइड्रोजन फॉर हाइड्रोजन बिहेविंग एज अ रियल गैस. हाइड्रोजन जो है आपको रियल गैस कंसीडर करना है तब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या हो जाएगा ना. तो ऑप्शन ए में 1 देके रखा है. 1 तो रियल गैस के लिए नहीं होता आइडियल गैस के लिए होता है. ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट. ओके तो आपको क्या करना था बस यहाँ पे रियल गैस इक्वेशन को यूज करना था. तो रियल गैस इक्वेशन जो है ओके वो क्या है P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर ओके ब्रैकेट के अंदर v माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी. दिस इज द वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन या फिर रियल गैस इक्वेशन. ओके अब इसमें आपको हाइड्रोजन के लिए आपको Z निकालना था. राइट आपको पता होगा कि हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल जो है ना बहुत छोटा है. इट्स वेरी स्मॉल एंड इट इज नॉन पोलर इन नेचर. अभी नॉन पोलर है ना. नॉन पोलर में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. ऐसे ही वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है. ऊपर से साइज छोटा और भी ज़्यादा कम हो जाएगा है ना. और भी कम हो जाएगा मतलब वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल के लिए व्हाट वी कैन डू व्हाट वी कैन राइट इज ए जो है इसका जो अट्रैक्शन टर्म है ए है ना वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए वो नियरली 0 हो जाएगा. अगर हम ए का वैल्यू 0 पुट कर दें यहाँ पे तो वी विल गेट पी वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी है ना. अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पी वी माइनस पी एन बी इक्वल टू एन आर टी है ना. आपको तो Z निकालना था है कि नहीं. Z निकालना था. Z कैसे निकाला जाता है पीबी को हम एनआरटी से डिवाइड कर देंगे मतलब पूरे बोथ साइड में पूरे इक्वेशंस को हम एनआरटी से डिवाइड कर देंगे. तो पीबी बाय एनआरटी ओके पीबी बाय एनआरटी माइनस पी एन बी बाय एनआरटी okay equal to 1. So this will become Z and Z will be equal to 1
प्लस ये इस तरफ आ जाएगा तो बन जाएगा Pn/Pb/RT. ओके, योर Z is equal to 1 plus Pb/RT. Option C. Your option C is correct. Okay, for question number 65, option C is correct. Okay, let us come to the next question. That is question number 66. अब 66 is very simple question. यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या बोला है. The value of the van der Waals constant A for the gases oxygen, nitrogen, ammonia and methane are this and this. अब इसमें से द गैस विच कैन बी मोस्ट इजीली लिक्विफाइड. अब मोस्ट इजीली लिक्विफाइड मतलब कौन से गैस को हम सबसे इजीली लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना. अब कौन से गैस का टेंडेंसी सबसे ज्यादा होता है लिक्विड में कन्वर्ट करने का, जिसका ए का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है. मोर इज द वैल्यू ऑफ ए, मोर इज द टेंडेंसी ऑफ अ गैस टू गेट लिक्विफाइड. ओके, सो ऐसे लिखना, लिक्विफेक्शन ऑफ गैस मतलब 66 में ऐसा होता है कि लिक्विफेक्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, है ना. मतलब मोर इज द वैल्यू ऑफ ए, मोर इजीली द गैस कैन बी लिक्विफाइड. अब यहाँ पे ए का वैल्यू सबसे ज्यादा किसका आ रहा है, देखो 4.17, दैट इज फॉर एमोनिया, है ना. योर आंसर इज एमोनिया, एंड एमोनिया कौन से ऑप्शन पे है, ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, फॉर क्वेश्चन नंबर 66. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, है ना. केयरफुली देखना यहाँ पे, ये भी वैन डर वाल्स येल के रिलेटेड ही क्वेश्चन है आपका. एमोनिया गैस इज लिक्विफाइड मोर इजीली देन N2. ओके, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, हैंस अगर ऐसा है तो इसमें से कौन करेक्ट होगा, है ना. अब एमोनिया का जो एमोनिक गैस है मोर इजीली लिक्विफाइड क्यों होता है देन कंपेयर टू नाइट्रोजन, बिकॉज योर नाइट्रोजन गैस इज नॉन पोलर. ओके, एंड योर एमोनिया गैस इज अ पोलर. अब पोलर अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू नॉन पोलर अट्रैक्शन, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा. अब वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो 6th पावर टू द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल होता है, और जो पोलर मॉलिक्यूल्स है उसके लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो 3rd पावर टू द इनवर्सली टू द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल होता है ना. तो अभी आर का जो पावर है वो जितना ज्यादा है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होता है. ओके, ये फैक्ट है, ये बात याद रखना, ठीक है ना. चलो, तो इसलिए हम इसको अभी डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 को. 67 में क्या बोला है कि अमोनिया गैस इज लिक्विफाइड बिकॉज ऑब्वियसली जो ए का वैल्यू होगा एमोनिया का, ठीक है, वो ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू ए का वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा ना. मोर इज द वैल्यू ऑफ ए. ओके, मोर इजीली द गैस कैन बी लिक्विफाइड. ओके, और बी का वैल्यू जो है ना, बी क्या है, बी इज एक्चुअली ओके इट इज इक्वल टू 4 into 4/3 pi r³ into Na, है ना. इसको बोलते हैं बी, है ना. मतलब तुम्हारा जो बी है ना, ये सब तो कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है. आर के ऊपर डिपेंड करता है, साइज के ऊपर डिपेंड करता है, राइट. बी इज प्रोपोर्शनल टू r³. आर क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ दैट मॉलिक्यूल. मतलब साइज जितना बड़ा होगा बी का वैल्यू उतना ज्यादा होगा, राइट. अब देखना, एमोनिया और नाइट्रोजन में साइज किसका बड़ा है, इसका बड़ा है. ओके, नाइट्रोजन का साइज एमोनिया से भी बड़ा है. 2 नाइट्रोजन एटम है, यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन एटम है. हाइड्रोजन आर वेरी स्मॉल इन साइज एक्चुअली. ओके, योर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का जो V का वैल्यू है ना वो 0.039 के आसपास आता है नियरली. ओके, और इसका जो V का वैल्यू है ना वो 0.037 के आसपास आता है एक्चुअली, है ना. तो कभी कभी एग्जाम में आपको ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा जहां पे बी का वैल्यू मेंशन रहेगा, दिया रहेगा. ओके, समटाइम्स 2015 में एंड 12 में क्वेश्चन ऐसा आया था, वहां पे बी का वैल्यू भी मेंशन था, है ना. इस वाले क्वेश्चन में आपको बी का वैल्यू नहीं दिया है. यू हैव टू नो इट बाय योरसेल्फ कि इसका बी का वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू दिस, वो साइज इसका बड़ा है कंपेयर टू दिस, है ना. ये आपको जानना चाहिए था. तो अभी इसका आंसर, करेक्ट आंसर किसके साथ मैच हो रहा है, देखो ऑप्शन सी, है ना. ऑप्शन सी में क्या है, योर A of ammonia is greater than A of the nitrogen, but the B of ammonia is less than the B of the nitrogen. Okay, your correct answer is option C. Okay, let us come to the next question, that is 68. अब 68 में देखना ध्यान से, attractive forces between the non-polar real gas molecules are. अब non-polar real gas molecule जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, आर्गोन, है ना, इस तरह के गैस मॉलिक्यूल जिसमें कोई चार्जेस नहीं होता, डिस्पर्सन ऑफ चार्जेस नहीं होता है, ठीक है. वो सारे गैस मॉलिक्यूल के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, ये आपको पूछा है यहाँ पे. तो पहले वाले ऑप्शन में क्या बोला है, शॉर्ट 68 नंबर क्वेश्चन. हाँ, पहले वाले ऑप्शन में बोला है शॉर्ट रेंज इंटरेक्शंस, है ना. शॉर्ट रेंज इंटरेक्शन मतलब बहुत दूर से इंटरेक्शन नहीं होता, जब पास आते हैं तभी इंटरेक्शन होता है. तो ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा इंटरेक्शन किस तरह के मॉलिक्यूल के साथ होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ ही होता है. ये एब्सोल्युटली करेक्ट है. ऑप्शन बी में क्या बोला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 6th पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द इंटरैक्टिंग मॉलिक्यूल्स, है ना. अब मान लो कि 2 हीलियम गैस मॉलिक्यूल है ना. अब ये 2 हीलियम गैस मॉलिक्यूल है, इनके बीच में जो इंटरैक्शन होगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन.
दैट इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶। इनके बीच में जो डिस्टेंस है अगर वो r है तो r⁶ तक ही ये आपका इंटरेक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद वो इंटरेक्शन नहीं होगा, मतलब r का वैल्यू थोड़ा सा भी और बढ़ा दोगे ना तो वैल्यूएबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये शॉर्ट रेंज इंटरेक्शन है। जैसे पहला ऑप्शन भी करेक्ट है और दूसरा ऑप्शन भी क्या है आपका करेक्ट है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 6th पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। सी वाले में क्या बोला, इट इज इंपॉर्टेंट ओनली एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। यस 500 पिकोमीटर तक ही होता है। दिस डाटा यू हैव टू रिमेंबर। ये एनसीईआरटी में एक ही पैराग्राफ में ये तीनों चीज देके रखा है, जाके देखना, 3rd पेज में है, ओके, स्टेट्स ऑफ मैटर में जाके देखना। तो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, ओके। तो योर आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, ओके। तो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ धर्मेंद्र कुमार एंड मैं केमिस्ट्री टेकल करता हूँ, मैं केमिस्ट्री टीच कर रहा हूँ। तो आपके एनटीएस का पेपर का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे देने जा रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ना 69 क्वेश्चन आपसे ना पूछा गया है। तो 69 क्वेश्चन का जो आंसर है, 69 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन होगा, ठीक है। इसमें है ना सिंपल सा आप है ना देखो कि CH2 माइनस है, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ठीक है। पूछा गया कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो आप सिंपल यहाँ पे देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज सिंगल डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है। तो नो डाउट कि हम रेजोनेंस कराएंगे और इस टाइप से आप इनका रिलेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। और आप जब बनाएंगे तो इस टाइप से CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस एंड CH3। तो सिंपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने रेजोनेंस कराया है, ठीक है, ओके। तो ये 69 क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग ना 70 पे चलते हैं। 70 जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विच ऑफ फॉलोइंग ग्रुप हैज़ हाईएस्ट प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट हमें देखना है। तो सिंपल हमें यहाँ पे ना देखना है कि 70 का जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि इसमें देखो CH3 है, मिथाइल ग्रुप है, और ये अगर आप ना देख रहे हैं इथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं तो प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। प्लस आई का ऑर्डर जो आप ना देखेंगे वो नो डाउट के ना 3 डिग्री अल्काइल का आप ज़्यादा रखते हैं, देन 2 डिग्री अल्काइल, देन उसके बाद 1 डिग्री अल्काइल, और देन उसके बाद CH3, ठीक है, मिथाइल ग्रुप। तो आप है ना सिंपल यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप है ना देखेंगे तो इनको ये जो है हमारा नो डाउट कि 3 डिग्री, डी ऑप्शन जो है वो आपका 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप है, क्योंकि CH3 CH3 ऐसे है। और आप देखेंगे है ना 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप है, तो ये आपका जो है CH3 ये आपका 2 डिग्री अल्काइल हो गया। और आप देखेंगे तो है ना 1 डिग्री अल्काइल कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे CH3 ये 1 डिग्री अल्काइल है। तो सिंपल आप देख सकते हैं कि ना प्लस आई ग्रुप का जो इफेक्ट का ऑर्डर होता है वो जो है आपका 3 डिग्री अल्काइल, देन 2 डिग्री अल्काइल, देन 1 डिग्री, देन मिथाइल। तो इस वजह से आपका हाईएस्ट है ना आई इफेक्ट पूछा गया था, तो नो डाउट कि डी ऑप्शन हो जाएगा इस ऑर्डर के अनुसार, ठीक है। चलो तो 70 हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग ना क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन के लिए आप ना कैसे देखेंगे, तो नेक्स्ट जो होगा यहाँ पे 71। तो 71 का जो आप ना देखेंगे, आप क्या दिया हुआ है CH3, तो इसका आंसर जो है C हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, क्योंकि आप ना देख सकते हैं कि C पे है, तो यहाँ पे CH3 यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सारे ही कार्बोकेटाइन हैं। तो नो डाउट कि हम लोग हाइपर कंजुगेशन के बारे में बात करेंगे, और हाइपर कंजुगेशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो नो डाउट कि इसके रिस्पेक्ट में, कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे जो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उनको अल्फा H बोलते हैं। और यहाँ पे अल्फा H अगर आप है ना काउंट करेंगे तो 9 अल्फा H है, ठीक है। तो सिंपल हम लोग है ना यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट देखते हैं, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जो हम लोग बोलते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा H, ठीक है। तो इस बेसिस पे आप देखेंगे और इस वजह से ना C ऑप्शन हो जाएगा। बाकी अदर है ना ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में आपका है ना 6 अल्फा H हो जाएगा, है ना। और अगर आप है ना इधर देखेंगे, आप इसमें देखेंगे ए ऑप्शन में, तो आपके ना 3 अल्फा H हो जाएगा, बी ऑप्शन में 0 अल्फा H। तो सिंपल आप यहाँ पे है ना नंबर ऑफ अल्फा H से है ना देखेंगे और इस टाइप से C ऑप्शन हो जाएगा।
चलो तो ये है ना 71 का हो गया। अब नेक्स्ट हमें ना बात करनी है 72 क्या पूछा गया था, द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड। तो कार्बोनाइन हमें है ना मोस्ट स्टेबल देखना है, और कार्बोनाइन देखना है तो हम इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 72 का डी जो है आपका ना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिंपल यहाँ पे आपको देखना है कि डी ऑप्शन इसलिए होगा क्योंकि आप यहाँ पे इफेक्ट कंसिडर करेंगे तो CH2 और ये NO2। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि NO2 का कौन सा इफेक्ट हम लोग आते हैं, -M इफेक्ट लगेगा, और जिसके वजह से ना ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आप सब में है ना सी ऑप्शन में देखेंगे कि सी जो ऑप्शन है वो आप ना देख सकते हैं CH2 - OCH3, तो OCH3 का यहाँ पे +M इफेक्ट लगेगा, और यहाँ पे आप देखेंगे फिनाइल का, तो फिनाइल का -I इफेक्ट लगेगा, और यहाँ पे है ना फिनाइल का -I इफेक्ट। तो नो डाउट कि है ना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -M इफेक्ट, तो इस वजह से आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं 73 पे। 73 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग इज मोर एसिडिक। तो 73 का जो राइट आंसर होगा वो आपका मोस्ट एसिडिक पूछा गया है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, पैरा नाइट्रोफेनॉल। अब देखो यहाँ पे आपको एक तरह से एक्सेप्शन ऑब्जर्वेशन करने को मिलता है। ऐसे होना क्या चाहिए था कि ऑर्थो ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन आप है ना देखते हैं कि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग के वजह से ये H+ रिलीज नहीं हो पाता है, जिसके वजह से है ना पैरा में सबसे ज़्यादा जो है आपके मोस्ट एसिडिक देखने को ऑब्जर्वेशन होता है। तो इस वजह से एक तरह से एक्सेप्शन है, क्योंकि अगर आप हम एसिडिक स्ट्रेंथ देखा जाए तो हमारे लॉजिक के अनुसार हमें क्या आना चाहिए था, ऑर्थो ज़्यादा होना चाहिए था, देन पैरा होना चाहिए था, देन मेटा होना चाहिए था, लेकिन ये गलत होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ का एग्जैक्ट ऑर्डर हम लोग क्या बोलते हैं, पैरा ज़्यादा, देन ऑर्थो, देन मेटा। तो ये एक तरह से एक्सेप्शन है जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो 73 हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग 74 के ऊपर बात करते हैं। 74 क्वेश्चन पूछा गया कि क्लोरो एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग। ठीक है, तो इसको ना देखते हैं हम लोग। तो इसका है ना 74 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा, क्योंकि क्लोरो एसिटिक एसिड का मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, CH2COOH और यहाँ पे Cl, और एसिटिक एसिड आप जानते हैं CH3COOH। तो आप है ना सिंपल यहाँ पे देख सकते हैं कि Cl का यहाँ पे क्या लग रहा है, -I इफेक्ट। ठीक है, इसको आप है ना थोड़ा सा इस फॉर्मेट में लिख दो, CH2COOH, और यहाँ पे आपके हाइड्रोजन है, क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -I इफेक्ट लग रहा है, हाइड्रोजन का कोई भी ना इफेक्ट नहीं लग रहा है। तो नो डाउट कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I होते हैं, इस वजह से आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन है ना। ये कौन एक्सप्लेन करेगा, -I इफेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइपर कंजुगेशन इन्वॉल्व ओवरलैप ऑफ फॉलोइंग ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं, और 75 का जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका बी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो देखो हाइपर कंजुगेशन में आप है ना सिंपली सोचते हैं कि यहाँ पे जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि CH3 और यहाँ पे आप इनको है ना लिखते हैं कार्बोकेटाइन है। कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे C के रिस्पेक्ट में है ना, यहाँ पे C है, H और ये H। तो मैं एक है ना सपोज है ना एग्जांपल ले रहा हूँ कि कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में ये अल्फ़ा कार्बन है, और अल्फ़ा कार्बन पे है ना ये क्या हो गया, अल्फ़ा H। तो हमें एटलीस्ट 1 अल्फ़ा H से मतलब है, और आप है ना देख सकते हैं कि मैं इनको है ना आपको जिससे मैं इसको है ना एक्सप्लेन करूँ कि C है और ये H है। तो आप है ना ये हाइपर कंजुगेशन में आप है ना क्लियरली देखते हैं, और यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फ़ा कार्बन है, तो इनको हम बोलते हैं अल्फ़ा H। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आप है ना कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो नो डाउट कि sp2 होता है। इसका मतलब कि आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पे p ऑर्बिटल इनका वैकेंट पड़ा हुआ है ना, sp2 है, क्या है आपके sp2 है, तो इसका जो है एक है ना एम्प्टी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, जिसके वजह से आप है ना देख सकते हैं कि ये जो कंजुगेशन होता है ना, ये आप देखते हैं कि p ऑर्बिटल जो है सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ना ट्रांसफ़र होते हैं,
और यहाँ पे है ना ट्रांसफ़र होते हैं। तो आप है ना ट्रांसफ़र होने का क्या मतलब है कि इसके साथ ओवरलैप करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ना हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्मा पी इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन एंड कार्बोकेटाइन का पी ऑर्बिटल इनके साथ ओवरलैप होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। तो इस वजह से हम लोग इनको क्या बोलते हैं, सिग्मा पी ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्मा पी ओवरलैपिंग। चलो ओके, 75 हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं 76 ना क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड है डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आपके इसका जो राइट आंसर होगा 76, उसका हो जाएगा बी ऑप्शन। तो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब रेजोनेंस आपको देखना है, और रेजोनेंस देखेंगे तो CH4 में आपको अच्छे से पता है कि रेजोनेंस का कोई भी कंजुगेशन इसमें है नहीं। आप बेंजीन देखेंगे तो बेंजीन में आप अच्छे से देखेंगे डबल बॉन्ड, सिंगल, डबल बॉन्ड कंजुगेशन है। तो आप इनका है ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं आप इस टाइप से, और जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको ये मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि ना यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। इथेन में नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ पे ओनली सिग्मा बॉन्ड है, और साइक्लोहेक्सेन में भी नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ पे आपके ओनली सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो वहाँ है ना, तो मीथेन, इथेन एंड साइक्लोहेक्सेन में कोई भी कंजुगेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इस वजह से आपके उसमें आंसर रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। इसका मतलब डीलोकलाइज नहीं हो पाएगा, इस वजह से आपका बेंजीन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ पॉजिटिव रेजोनेंस और प्लस आर इफेक्ट। ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, पॉजिटिव रेजोनेंस और प्लस आर इफेक्ट। तो ये है ना, इसका है ना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 77। तो 77 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। तो क्लियर नहीं क्लियर है, तो सिंपल है कि ना यहाँ पे आपको ऑलरेडी है ना प्लस आर बोल लो या प्लस एम बोल लो, तो इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करे उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लस आर या प्लस एम में आपके कौन आ जाएंगे, NH2 आ जाएंगे, क्योंकि इनके पास लोन पेयर है। तो ये जो है रेजोनेंस में जाते हैं और ये प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं। और दूसरा अगर हम बात करें तो माइनस आर माइनस एम, इसमें अगर आप देखेंगे तो कौन कौन आ जाएंगे, CN आ जाएंगे, CHO आ जाएंगे, NO2, है ना, CHO आ जाएंगे और NO2। तो CN, CHO एंड NO2 ये सब है ना क्या कहलाएंगे, आपके माइनस एम ग्रुप कहलाएंगे, और प्लस आर या प्लस एम ग्रुप हम किनको बोलते हैं, NH2 का। तो इस वजह से आपसे पूछा गया पॉजिटिव रेजोनेंस, तो नो डाउट कि सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 78 में पूछा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ एक्रोलिन। तो इनका आपको आप देख रहे हैं इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो इसमें हमें देखना है कि ना कौन स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। तो इसका है ना देखा जाए है ना किस वे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट जो है आपका, ठीक है, तो 78 का अगर आप ना देखेंगे, 78 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। तो इसको हम लोग कैसे समझते हैं कि देखो फर्स्ट जो है वो आपका फर्स्ट जो RS है ये नॉन पोलर है। क्या ये नॉन पोलर RS, ठीक है। अगर आप ना सेकंड देखेंगे तो सेकंड में CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CO माइनस और ये H, ठीक है। तो आप ना देखेंगे इसमें कि है ना ये फर्स्ट नॉन पोलर RS है, सेकंड एंड थर्ड क्या है आपके पोलर RS है। तो आपको ऑलरेडी अच्छे से पता है कि ना नॉन पोलर RS मोर स्टेबल होते हैं देन पोलर RS से। तो नो डाउट कि ना 1 जो है सबसे ज़्यादा हो जाएंगे 2 एंड थर्ड से। अब 2 एंड थर्ड में हम लोग है ना क्या देखेंगे, तो देखो CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CO प्लस एंड H। अगर आप ना देखेंगे तो ये पोलर इनकम्प्लीट और ये भी क्या है आपके पोलर इनकम्प्लीट RS। तो दोनों ही है ना पोलर इनकम्प्लीट RS हैं और दोनों ही पोलर इनकम्प्लीट RS हैं। तो आप इसमें ना थर्ड रूल के ऊपर देखते हैं जो नेगेटिव चार्ज हम लोग क्या बोलते हैं कि मोर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होंगे तो वो मोर स्टेबल होगा। तो देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आपको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से नो डाउट कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा कौन होंगे, सेकेंड होंगे, देन उसके बाद थर्ड होंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे रहेगा तो मोर स्टेबल। देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर है तो ये मोर स्टेबल है, तो इस वजह से ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा। चलो ओके, तो ये आपका हो गया 78।
नेक्स्ट अगर हम बात करें 79, तो 79 का है ना, देखो राइट आंसर क्या होना चाहिए, 79 का आपका राइट आंसर सी होगा। तो यहाँ पे ना क्लियरली देख सकते हैं कि CH3NH2 का यहाँ पे ना प्लस आई हम लोग लगा रहे हैं, NH3 और एरोमेटिक अमाइन NH2। तो अगर आप देख रहे हैं कि है ना ये रेजोनेंस में डिलोकलाइज्ड हो गया, तो इनके लोन पेयर अवेलेबल नहीं रहेंगे प्रोटोनेशन के लिए, कंजुगेट एसिड नहीं बना पाएंगे। तो नो डाउट कि हम इनको सबसे ज़्यादा जो है आपका बेसिक स्ट्रेंथ जो है 1 शो करेगा, आई मीन मिथाइल अमाइन शो करेगा, देन उसके बाद अमोनिया करेगा, देन उसके बाद लास्ट में एलिलिन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन क्या है कि आपसे पूछा गया होमोलाइटिक फिजन। तो होमोलाइटिक फिजन में अगर आप देखेंगे तो होमोलाइटिक का क्या मतलब होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन में ब्रेकिंग करना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन में ब्रेक करना। तो इस वजह से इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो 80 का क्या होना चाहिए, ए ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो सिंपल है, यहाँ पे होना होमोलाइटिक फिजन का मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रॉन को ब्रेक कर देना है। ठीक है, चलो 81 अगर हम देखें, 81 का जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका डी ऑप्शन होगा। तो इसमें है ना जो क्वेश्चन बोला गया है कि अमंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ वन विच इज़ नॉट अ रिलेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ अदर इज। तो आप है ना देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो है ना सेकेंड ऑप्शन है, यहाँ पे है ना जो कार्ब एनायन बनाया गया है, ये कार्ब एनायन वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिस प्रिंटिंग है, इस वजह से वहाँ पे वो चीज़ नहीं होगा। तो हम लोग इसको कैसे समझते हैं, तो MeO है डबल बॉन्ड Ma, और आप देख सकते हैं ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो आप देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज सिंगल डबल बॉन्ड कंजुगेशन में, तो इसको आप है ना यहाँ पे शिफ्ट कराएंगे, और शिफ्ट कराएंगे तो इसके लिए RS है ना क्या बनाएंगे, MeO डबल सॉरी। ठीक है, इसके लिए जब हम शिफ्ट कराएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, O माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा आपका। ठीक है, डबल बॉन्ड Ma। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और आप है ना देख रहे हैं कि है ना ये वाली रिलेटिंग स्ट्रक्चर जो है अब R2 मिल रहा है। ठीक है, ये हमारा 1 है, ये क्या है हमारा 1 है, ये 1 है और ये 2 है। तो देख रहे हैं कि 1 एंड 2 तो रिलेटिंग स्ट्रक्चर है। आप है ना देख सकते हैं कि है ना मैं 1 को ही मैं जब है ना यहाँ पे बात करूँगा MeO डबल बॉन्ड Ma, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो आप क्लियर देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज सिंगल डबल बॉन्ड, तो इधर कंजुगेशन है, दोनों साइड से कंजुगेशन आपको दिख रहा है। पहले हमने लेफ्ट साइड में कंजुगेशन देखा, फिर हमने राइट साइड में कंजुगेशन देखा, और यहाँ पे आप है ना देख सकते हैं कि इधर से भी हम लोग RS बनाएंगे और इधर से भी RS बनाएंगे, तो MeO माइनस और ये Me। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ना ये बिल्कुल थर्ड के जैसा है ना सिमिलर आपको मिल रहा है। ठीक है, तो इस वजह से फोर्थ है ना रिलेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है नहीं, इस वजह से आपका 1, 2 एंड 3 जो है आपस में क्या है, RS है। ठीक है, चलो तो ये 81 हो गया। नेक्स्ट अब हमें चलना है 82 विच ऑफ फॉलोइंग ग्रुप हैज़ द हाइएस्ट हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट बट लिस्ट प्लस आई इफेक्ट। तो देखो सिंपल सा ना इसको हम लोग समझते हैं कि जैसे मान लो कि कार्बोकेटाइन है, तो कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में मैं CH3 को है ना अटैच कर दूँ, है ना CH3 ग्रुप। दूसरा मैं है ना ले लूँ कि कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में CH2 CH3 को मैं अटैच कर दूँ। ठीक है, कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में मैं है ना अटैच कर दूँ CH CH3 CH3। ठीक है, और कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में मैं है ना अटैच कर दूँ CH3 CH3 CH3। ठीक है, तो आप क्लियर देख सकते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में ये अगर हम देखें तो 3 अल्फ़ा H है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 अल्फ़ा H है, और यहाँ पे देखा जाए तो 1 अल्फ़ा H है, और यहाँ पे देखा जाए तो 0 अल्फ़ा H है। तो आप सिंपल देख सकते हैं, और यहाँ पे आप हाइपर कंजुगेशन जो है मतलब सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ अल्फ़ा H से हम लोग देखेंगे, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ अल्फ़ा H जो है फर्स्ट ऑप्शन के लिए सबसे ज़्यादा है, इस वजह से 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं 83 क्वेश्चन है द मोस्ट स्टेबल रेडिकल इज। तो मोस्ट स्टेबल रेडिकल इज पूछा गया आपसे, और 83 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है ना किस बेसिस पे हम लोग है ना इसको देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप ना देखेंगे डबल बॉन्ड फ्री रेडिकल और ये CH3। ठीक है, तो ये आपका ना फ्री रेडिकल है, डबल बॉन्ड सिंगल फ्री रेडिकल, यहाँ पे ये जो फ्री रेडिकल है वो स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस है। क्या है, स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। ठीक है,
अब है ना कुछ लोग है ना सी के साथ कंफ्यूज हो रहे होंगे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पे भी है ना स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस है, ठीक है, स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। लेकिन एडिशनल फैक्टर आप है ना यहाँ पे है ना CH3 का हाइपर कंजुगेशन है ना देखेंगे और प्लस I भी है ना देखेंगे, जो कि है ना इनको स्टेबलाइज करने का काम करेंगे। तो आप इसके रिस्पेक्ट में 3 अल्फा H है ना देखेंगे, 3 अल्फा H है और प्लस I लगेगा मिथाइल ग्रुप का। इस वजह से आपके राइट आंसर जो है ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इधर है ना स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस है लेकिन यहाँ पे कोई एडिशनल प्लस I या प्लस H नहीं लग रहा है। इस वजह से आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो है 84 क्वेश्चन। 84 का जो आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन होगा। सिंपली आपको ना नंबर ऑफ अल्फ़ा H देख लेना है। नंबर ऑफ अल्फ़ा H देखेंगे तो फर्स्ट वाले में अगर आप ना नंबर ऑफ अल्फ़ा H देखेंगे तो नंबर ऑफ अल्फ़ा H 2 2 to 4 4 to 6 अल्फ़ा H आ रहा है। इस वाले में अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ अल्फ़ा H निकालेंगे तो 2 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा, ठीक है। और यहाँ पे भी आप है ना सॉरी, ठीक है, ये नहीं होगा, ये 2 अल्फ़ा, ठीक है। तो अल्फ़ा से मतलब है तो 3 to 5 5 to 7 अल्फ़ा है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ अल्फ़ा H देखेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 4 अल्फ़ा H। और यहाँ पे अल्फ़ा H काउंट किया जाए तो इसके रिस्पेक्ट में 1 अल्फ़ा H है ना। यहाँ पे आप देखेंगे एक हाइड्रोजन है 1 अल्फ़ा H। तो इस बेसिस पे आपको ना देखना है नंबर ऑफ अल्फ़ा H। नंबर ऑफ अल्फ़ा H नो डाउट के 7 अल्फ़ा H सबसे ज़्यादा है, इस वजह से आपके बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलो तो अब हम लोग है ना 85 देखते हैं और 85 देखेंगे तो विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड द CCl बॉन्ड आर्नेशन सेल गिव मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन का मतलब कार्बोकेटाइन से मतलब है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर डी होना चाहिए, है ना। अब ये देखो एक्सेप्शन है और यहाँ पे एक्सेप्शन इन द सेंस में कि CH3 और यहाँ पे Cl, इसको आप आयनाइज करेंगे तो यहाँ पे ना जो आपके मिलेंगे CH3, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल कैटायन और टर्सरी ब्यूटाइल कैटायन है तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 9 अल्फ़ा H लग रहे हैं और प्लस I भी आप है ना देखेंगे कि यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो 9 अल्फ़ा H जो है यहाँ पे इस केस में रेजोनेंस से भी ना डोमिनेटिंग करता है, क्योंकि फर्स्ट केस में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट में ना यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो ये है ना बेंजाइल केटाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस है बट फिर भी इस केस में एक्सेप्शन है और यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल केटाइन जो है मतलब मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन देंगे, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर होता है इस केस में, ठीक है। पर्टिकुलर इस केस में आपको ये याद रखना है कि टर्सरी ब्यूटाइल केटायन जो है मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है एज कम्पेयर टू बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में आप है ना ये चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो इस वजह से मैं है ना देखता हूँ कि यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा ऑर्डर जो है अगर आप ना देखेंगे तो ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन का अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो है डी होगा, डी के बाद जो है आप है ना ए रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे कि सी होगा और देन उसके बाद आप देखेंगे तो बी होगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन होगा, कार्बोनियम आयन का स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, ठीक है। चलो ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं 86 का जो आंसर होगा वो आपका ना क्या हो जाएगा। 86 का आंसर जो है ट्राई नाइट्रोफिनॉल का सबसे ज़्यादा होगा, देन एसिटिक एसिड, देन उसके बाद फेनॉल होगा, देन 1। तो नो डाउट के ना इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि ट्राई नाइट्रोफिनॉल और एसिटिक एसिड में आपको एक्सेप्शन है और यहाँ पे 2 नाइट्रोफेनॉल जो है सबसे ज़्यादा हो जाएगा एसिटिक एसिड में, देन सेकंड नंबर पे एसिटिक एसिड आ जाएगा, देन उसके बाद फेनॉल आ जाएगा, देन उसके बाद साइक्लोहेक्सेनॉल आ जाएगा, ओके। तो सिंपली आपको यहाँ पे ना क्या करना है, कंजुगेट बेस निकालना है और स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस हम लोग चेक कर लेते हैं और इस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे ऑर्डर दे देते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 2 4 6 NO2 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 सबसे ज़्यादा होगा, देन उसके बाद CH3 COOH हो जाएगा, देन उसके बाद फेनॉल आएगा और देन लास्ट में
हेक्सेनॉल हो जाएगा। तो ये आपका ऑर्डर होगा जो कि बी ऑप्शन होगा, ठीक है। 87 का राइट आंसर जो है आपका पूछा गया है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। तो 87 का राइट आंसर ए होगा, क्योंकि आप है ना इसमें देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे आपका कंजुगेशन में है और यहाँ पे हकल रूल को फॉलो करते हुए आपको चेक करना है। और यहाँ पे है ना 2 है ना। अब बात है कि हकल रूल किसको बोलते हैं, तो हकल रूल्स ये बोलता है कि 2, 6, 10, 14, 18 इस टाइप के ना पाई इलेक्ट्रॉन जो है आपके आना चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ना 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। बी ऑप्शन में देखेंगे साइक्लिक कंजुगेशन है रिंग के अंदर और वहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब ये जो है मतलब आपके एरोमेटिक के बारे में बोलता है। और अगर मान लें ना 4, 8, 12, 16, 20 या 4 के मल्टीपल अगर होते हैं तो इसका जो है मतलब आपका जो होता है ये एंटी एरोमेटिक के बारे में बोलता है कि एंटी एरोमेटिक होंगे, ठीक है। क्या होंगे? एंटी एरोमेटिक। तो देख सकते हैं फर्स्ट में ना 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो एरोमेटिक हो जाएगा। सेकंड में आप देखेंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो एंटी एरोमेटिक रिंग। यहाँ पे ना सी में भी आप देखेंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। और डी में भी अब आप देखेंगे तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। चलो ओके, क्लियर है। नेक्स्ट 88 का ना राइट आंसर आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। आप देखो इसमें और इसमें ना देखा जाए तो इसमें और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये है ना एरोमेटिक रिंग नहीं है। सिंपल हमें यहाँ पे सोचना है कि इनमें है ना कौन जो है मतलब मोर एसिडिक है, ठीक है। तो पी में अगर आप है ना देखेंगे COOH, ठीक है, तो इसका प्लस आई तो एसिडिक स्ट्रेन को डिक्रीज करने का काम करते हैं। तो इस वजह से इसमें जो है आपके ए एंड बी में ए हो जाएगा। अगर हम बात करें क्यू में तो क्यू में है ना क्या हो जाएगा आपका, क्यू में अगर आप देखेंगे तो ए एंड बी में एरोमेटिक रिंग है। तो इस वजह से बेंजोइक एसिड के केस में आपको याद है ऑर्थो इफेक्ट लगाना होता है, सर इफेक्ट लगता है, जिसके वजह से ऑर्थो इफेक्ट लगने की वजह से द मोस्ट एसिडिक हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ए एंड बी में आपके जो है मतलब बी जो है मोस्ट एसिडिक होगा। देन हम बात करेंगे आर में अगर आप देखेंगे आर, तो आर में ना क्या यहाँ पे होगा, ए एंड बी में आप देखेंगे कि ना यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। तो नो डाउट कि प्लस आई इफेक्ट लगेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। तो इस वजह से ए एंड बी में आपके जो है बी मोस्ट बेसिक होगा, ठीक है। तो आर में आप देखेंगे ए एंड बी में है ना आपके प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं। बी में आपका क्या लग रहा है? प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। इस वजह से आपके मोस्ट बेसिक हो जाएंगे, ठीक है। एस में अगर हम बात करें, ठीक है, इसमें आपको ना क्लियर है, इसमें ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। और अगर हम बात करें एस में, तो एस में अगर आप ना देखेंगे तो ए एंड बी में आपका ए जो है सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको ऑर्थो इफेक्ट लग रहे हैं। तो ऑर्थो इफेक्ट लगने की वजह से यहाँ पे एडेनिन के केस में मिनिमम बेसिक स्ट्रेंथ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ऑर्थो इफेक्ट की वजह से मिनिमम बेसिक स्ट्रेंथ हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑर्थो इफेक्ट मतलब यहाँ पे हम लोग बोलते हैं SIP इफेक्ट, और यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट का मतलब होता है SIR इफेक्ट, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड में सर इफेक्ट लगने की वजह से मोस्ट एसिडिक हो जाते हैं, और एलिलिन में ऑर्थो इफेक्ट लगने की वजह से आपके मिनिमम बेसिक स्ट्रेंथ हो जाते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं 89 इज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर डी होगा। SO3 जो है मतलब इलेक्ट्रोफाइल की तरह ना काम करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे, ठीक है, तो पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखा जाए तो क्वेश्चन पूछा गया है कि विच इज़ द मोस्ट स्टेबल अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। तो आपको ना है ना 90 का राइट आंसर जो है आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। 90 का राइट आंसर जो होगा वो आपका सी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो सिंपल हमें यहाँ पे ना देखना है एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन, और एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन आप देखेंगे तो ए में डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड कंजुगेशन यहाँ पे ब्रेक है।
तो सबसे ज़्यादा आपको एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन लॉन्ग किस केस में दिख रहा है? तो आपके सी ऑप्शन में दिख रहे हैं, डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन सबसे लॉन्ग है, इस वजह से आपके राइट आंसर सी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 91 का आप है ना देखेंगे तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है आपके बी ऑप्शन हो जाएगा, ईथर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नो डाउट कि डबल बॉन्डेड सिस्टम और ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम पे ये लगता है। ठीक है, तो अल्केन देखेंगे तो अल्केन डबल बॉन्ड सिस्टम हो जाएगा। क्या है आपका? अल्केन डबल बॉन्ड सिस्टम है। देन उसके बाद अगर आप बात करेंगे अल्डेहाइड, तो अल्डेहाइड में आप ना देखेंगे डबल बॉन्ड सिस्टम है, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगेगा। और सिंपल आप ना कीटोन में भी देखेंगे कि डबल बॉन्ड सिस्टम है, तो यहाँ पे भी आपके इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमेरिक ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। ईथर में आप देखेंगे ROR, इसमें कोई डबल बॉन्ड सिस्टम है नहीं, इस वजह से इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, इस वजह से आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट 92 राइट आंसर जो होगा वो आपका ए ऑप्शन होगा। ठीक है, तो 92 में आपको सिंपली यहाँ पे देखना है NO2 का -M इफेक्ट लगता है। तो आप है ना आपको यहाँ पे सिंपली ये देखना है कि NO2 कार्बोकेटायन से जितना ज़्यादा दूर रहेगा तो नो डाउट कि वो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। ठीक है, तो इस केस में आप देख सकते हैं ए ऑप्शन में कार्बोकेटायन से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, बी ऑप्शन में आप देखेंगे तो आपके जो है बिल्कुल पास में लगे हुए हैं और NO2 का यहाँ पे क्या लगेगा? -M इफेक्ट लगेगा। ठीक है, एंड सी ऑप्शन में देखेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में तो आपको ना सिंपली यहाँ पे -M इफेक्ट दिखना है जो कि कार्बोकेटायन से सबसे ज़्यादा दूर पे होना चाहिए। ठीक है, 92 देखेंगे विच ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटायन इज एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट स्टेबल। तो सिंपल है ये क्वेश्चन, बिल्कुल आपको NO2 का इफेक्ट कंसिडर करना है और NO2 जो है -M इफेक्ट शो करते हैं जो कि कार्बोकेटायन को डीस्टेबलाइज करने का काम करते हैं। इस वजह से आपको इस केस में NO2 कार्बोकेटायन से जितना ज़्यादा दूर रहेगा उतना ही ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। तो इस वजह से आपका 92 का राइट आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 93 का जो राइट आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन। ठीक है, तो आप ना आपको क्लियरली यहाँ पे क्या देखना है? बेसिक स्ट्रेंथ निकालना है। बेसिक स्ट्रेंथ जो है आपको जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू EN होगा। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पे कंसेप्ट लगाएंगे कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहेगा उसको लोन पेयर देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, उसको H+ एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। सिंपल सा यहाँ पे कंसेप्ट लगाना है आपको। और इस बेसिस पे आप देखेंगे तो सबसे जो है मतलब आपके जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके कार्बन के केस में आएंगे, तो इस वजह से सेकेंड जो है सबसे ज़्यादा होगा। देन इस केस में आपके नाइट्रोजन आएगा, तो सेकेंड के बाद थर्ड हो जाएगा। और देन उसके बाद आप देखेंगे तो इन दोनों में आपको ध्यान रखना है कि इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है, इक्वल RS बनता है, और इस केस में आपके जो है अनइक्वल RS बनता है। तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस जिसमें इक्वल RS बन रहे हैं वो मोर इफेक्टिव होता है, मोर स्टेबलाइज करेगा एनायन को, तो इस वजह से उसको लोन पेयर देने की टेंडेंसी क्या होगा? कम होगी। इस वजह से आपके 4 आएगा, देन उसके बाद 1 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल आप यहाँ पे सोचेंगे कि COO- और यहाँ पे आप इनके लिए है ना रिलेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो O- डबल बॉन्ड O। देख सकते हैं कि इनको हम क्या बोलते हैं? इक्वल RS बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वल RS। इस वजह से इनको हम इक्विवेलेंट रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, और इस केस में आप देखेंगे O- नेगेटिव चार्ज सिंगल डबल बॉन्ड, तो इसको आप है इस टाइप से बनाएंगे रिलेटिव स्ट्रक्चर से, तो क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड O- और ये इस टाइप से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अनइक्वल RS बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? अनइक्वल RS, मतलब इनको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। ठीक है, तो सिंपली इस बेसिस पे सोचेंगे और यहाँ पे आपके जो होंगे वो इक्वल RS मोर स्टेबल करता है, ज़्यादा स्टेबल करता है कार्बन आयन को, तो इस वजह से उसकी टेंडेंसी कम होगी लोन पेयर देने की। ओके,
तो क्वेश्चन नंबर 94 पे आते हैं। सो 94 ऑफ सेक्शन बी, ओके, इसमें क्या बताया गया, क्या पूछा क्या आपको, द मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर टेक्स प्लेस एट, है ना, आपको आइडियल गैस से मैक्सिमम डेविएशन करना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा रियल होना है ना। सो ज्यादा से ज्यादा रियल होने के लिए आपको आइडियल गैस से ज्यादा डेविएट होना पड़ेगा। तो उसके लिए कौन सा कंडीशंस है, प्रेशर और टेम्परेचर का कंडीशन क्या होता है, ओके, ये बात हमेशा याद रखना। जैसे कि एक बड़ा सा कंटेनर लेते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, ठीक है। एक बड़ा सा कंटेनर है, मान लो बहुत बड़ा कंटेनर, इसके अंदर एक गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो बड़ा सा कंटेनर के सामने एक छोटा सा गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल, राइट, मतलब ये गैस मॉलिक्यूल बन गया अभी आइडियल गैस। अभी अगर मैं इस कंटेनर को छोटा करते जा रहा हूँ, ओके, करते करते मैं फाइनली यहाँ पे पहुंच गया, मतलब कंटेनर इतना छोटा हो गया, अब जाके मुझे क्या मैं इस गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है उसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल हो जाएगा, बिकॉज नाउ द वॉल्यूम ऑफ दिस गैस मॉलिक्यूल कंपेयर टू दिस स्मॉल कंटेनर कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, राइट, ओके। इट मींस दैट वॉल्यूम जो है ना रियल गैस के लिए क्या होना चाहिए, वॉल्यूम मतलब किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर जो है ना फॉर रियल गैस के लिए छोटा होना चाहिए। तो प्रेशर क्या होना चाहिए रियल गैस के लिए, बड़ा होना चाहिए, क्योंकि रियल हो या आइडियल, प्रेशर या वॉल्यूम इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। तो अगर वॉल्यूम छोटा होना चाहिए तो प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, ये बात याद रखना, राइट। और टेम्परेचर कैसा होना चाहिए रियल गैस के लिए, टेम्परेचर होना चाहिए कम, क्यों, टेम्परेचर कम होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगा, मूवमेंट कम होगा, दे विल कम क्लोज एंड हैव इंटरेक्शन, रियल गैस में इंटरेक्शन होना जरूरी है, राइट। अब आइडियल गैस में क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा तो दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड इंटरेक्शन विल बी नेग्लिजिबल, राइट। तो हायर टेम्परेचर में आइडियल गैस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन रियल गैस के लिए आपका कंडीशन क्या है, ये तीनों कंडीशन है, ऑलवेज याद रखना, ठीक है। तो इसमें से आपको बस ये निकालना था कि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर किस में है। तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर ऑप्शन बी में है। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर 94, ओके। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 95, ओके। तो इसमें क्या बताया कि एट एसटीपी 0.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल हीलियम गैस हैव इक्वल एवरेज काइनेटिक एनर्जी, हैव इक्वल मॉलिक्यूलर स्पीड, ऑक्यूपाई इक्वल वॉल्यूम्स, हैव इक्वल फ्यूजन रेट्स, ओके। देखते कौन सा सही है। आपका दोनों का मोल सेम नहीं है, दोनों का मॉलिक्यूलर मास भी सेम नहीं है ना। दोनों का मोल देखो 0.5 एंड 1 है, तो और इसका मॉलिक्यूलर मास 2 है, उसका मॉलिक्यूलर मास 4 है, ओके। ये तो समझ में आता होगा आप लोगों को। हैव इक्वल एवरेज काइनेटिक एनर्जी, क्या एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम है? थोड़ा देर पहले और एक क्वेश्चन में आया था, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो ऑलवेज क्या होता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। योर एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ओके, इज इक्वल टू 3/2 RT फॉर 1 मोल ऑफ द गैस, फाइन। तो अगर टेम्परेचर आपका सेम है, एसटीपी कंडीशन बोला है, मतलब आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस इसके लिए भी है, उसके लिए भी है, दोनों के लिए टेम्परेचर क्या है, सेम। अगर टेम्परेचर सेम है, ऑब्वियसली दे विल हैव बोथ ऑफ देम विल हैव द इक्वल एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो योर ए ऑप्शन इज करेक्ट। बी में देखते हैं, विल हैव द इक्वल मॉलिक्यूलर स्पीड, नो, मॉलिक्यूलर स्पीड जो है मॉलिक्यूलर मास के ऊपर डिपेंड करता है, और मॉलिक्यूलर मास दोनों के लिए क्या है, डिफरेंट है, तो स्पीड भी डिफरेंट ही होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट, इज इनकरेक्ट। सी में क्या बोला, ऑक्यूपाई इक्वल वॉल्यूम्स, ओके। वॉल्यूम जो है कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से। वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, पीवी इक्वल टू एनआरटी आपको यूज करना होगा। ऑप्शन किसके लिए, ऑप्शन सी के लिए यूज करना है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एनआरटी बाय पी। इसमें आपका कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, प्रेशर भी कांस्टेंट है ना। तो B इज इक्वल टू एन, एन के ऊपर डिपेंड करेगा, योर वॉल्यूम विल बी डिपेंड ऑन द एन। नाउ एन इज व्हाट, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, है ना। तो वेट के बारे में तो यहाँ पे अच्छा, मोल इज डायरेक्टली गिवन, ओके, वी कैन डू फ्रॉम हियर। तो मोल इज गिवन। अब दोनों का मोल क्या है, दोनों का मोल तो डिफरेंट है ना, एक 0.5 है, एक 1 मोल है। तो अगर मोल डिफरेंट है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो योर ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे इक्वल वॉल्यूम्स बोला है। ऑप्शन डी में आते हैं, ऑप्शन डी में क्या बोला, हैव इक्वल इफ्यूजन रेट। योर इफ्यूजन रेट जो है ना, अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर मास। तो अगर मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, राइट। तो ये भी ऑप्शन क्या नहीं है, करेक्ट नहीं है, ओके। आपको करेक्ट ऑप्शन चाहिए था, दैट इज ऑप्शन ए इज द आंसर। So your answer is option A for question number 95. Okay, let us come to the next question. Question number 96. Your question number 96 is an ideal gas cannot be liquefied because ideal gas को liquid में convert क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ideal gas में आपका interaction नहीं होता है, attraction नहीं होता है, मतलब है ना। अगर attraction हो जाता है तो उसको भी हम liquefied कर सकते थे, लेकिन ये तो possible सिर्फ real gas के लिए है, okay। तो इसमें से आपको correct option निकालना था कि इस critical temperature is always above 0 degree Celsius। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। critical temperature for different gases is different। आपको पता होगा critical temperature for hydrogen के लिए क्या होता है, 33 केल्विन, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड
के लिए क्या होता है 4305 केल्विन, है ना। मीथेन के लिए क्या होता है 160 केल्विन। ये सब क्रिटिकल टेम्परेचर है जो आपको सरफेस केमिस्ट्री में भी आगे जाके मिलेगा, है ना। तो फॉर डिफरेंट गैसेस ये डिफरेंट वैल्यू होता है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही होना चाहिए। और इस इट हैव नथिंग टू डू विद द लिक्विफैक्शन, ओके। वो प्रेशर के साथ एंड टेम्परेचर के साथ अलॉन्ग, मतलब दोनों मिला के ही होता है हमेशा अगर लिक्विफाइड करना हो तो। बी वाले ऑप्शन में क्या बोला, इट्स मॉलिक्यूल्स आर रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज, है ना। स्मॉलर इन साइज ऐसा नहीं बोल सकते, ओके। इसकी वजह से लिक्विफाइड नहीं हो रहा है ऐसा नहीं बोल सकते, ये कोई करेक्ट ऑप्शन नहीं है, करेक्ट कोई इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया इसने। तो इट सॉलिडिफाइज बिफोर बिकमिंग अ लिक्विड, नहीं ये तो कुछ भी, राइट। चलो, तो डी ऑप्शन, फोर्सेस ऑपरेटिंग बिटवीन दिस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल, इट इज करेक्ट, ओके। अगर किसी गैस को लिक्विफाइड कर रहे हो, वो अट्रैक्शन की वजह से लिक्विफाइड नहीं कर पा रहे, वो अट्रैक्शन नहीं हो रहा है इसकी वजह से, है ना। तो आप बस अट्रैक्शन को ही इसमें ध्यान देना था, इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो फोर्सेस ऑपरेटिंग बिटवीन दिस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल, दैट इज फॉर 96 योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ओके। सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 97। अब 97 में क्या पूछा है, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम इज यूजुअली क्या होता है, इसका जो ग्राफ है ना कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, है ना, आप लोगों ने ड्रॉ किया होगा क्लास में कि जो Z वर्सेस P का जो ग्राफ होता है, ठीक है। अगर Z का वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन एंड हीलियम का जो ग्राफ है हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता है ना। हाइड्रोजन एंड हीलियम का जो ग्राफ है वो हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता है, बाकी गैसेस के लिए ऐसा होता है। एम आई करेक्ट? ठीक है ना। तो इसमें यूजुअली जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इन दोनों गैस के लिए वो हमेशा Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ओके। बाकी और कुछ नहीं पूछा, इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 98 में ध्यान से देखना, बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल, है ना। बॉयल्स लॉ में क्या होता है कि P प्रोपोर्शनल टू 1/V एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर, ये दोनों क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। ये दोनों क्या है कांस्टेंट है, ये तुम्हारा बॉयल्स लॉ है, राइट। तो बॉयल्स लॉ के लिए टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, ओके। तो योर करेक्ट आंसर इज आइसोथर्मल प्रोसेस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। तो क्वेश्चन नंबर 99 में क्या पूछा गया है कि एट लोअर टेम्परेचर ऑल गैसेस एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम सोर्स, है ना, पॉजिटिव डेविएशंस ना। एट लोअर ऑल गैसेस नहीं, इसमें पूछा है एट लोअर टेम्परेचर में ऑल गैसेस एक्सेप्ट हाइड्रोजन हीलियम, दोनों को छोड़ के बाकी सारी गैसेस के लोअर टेम्परेचर में क्या होता है नेगेटिव डेविएशन होता है। अभी तो ड्रॉ किया था, है ना, कि हाइड्रोजन और हीलियम का ऊपर की तरफ जाते हैं, बाकी सारे गैसेस के लिए नेगेटिव डेविएशन होता है, ऐसे करके। कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, मीथेन ले लो, अमोनिया ले लो, कुछ भी गैसेस ले लो, है ना, इस तरह का ग्राफ होता है Z वर्सेस P में, ओके। तो नेगेटिव डेविएशन होगा लोअर टेम्परेचर में, है ना। लोअर टेम्परेचर मतलब क्या होता है, लोअर टेम्परेचर में रियल गैस बिहेवियर होता है। तो रियल गैस बिहेवियर मतलब नीचे की तरफ ही आएगा Z से, मतलब Z का वैल्यू जो है ना वो लेस देन 1 होगा। Z लेस देन 1 क्या होता है, Z लेस देन 1 में अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करते हैं। Z ग्रेटर देन 1 में क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करते हैं। जब अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करते हैं तब Z का वैल्यू 1 से कम हो जाएगा और नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं। जब नीचे की तरफ आते हैं इसको हम लोग नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, ये सब ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। तो हायर प्रेशर में पॉजिटिव डेविएशन होता है, लोअर प्रेशर में नेगेटिव डेविएशन होता है, लोअर टेम्परेचर में भी नेगेटिव डेविएशन ही होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ओके। तो लेट अस कम टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 100। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो फॉर 1 मोल ऑफ गैस, ओके, फॉर 1 मोल ऑफ गैस द एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज गिवन एज E। अब जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है ना वो E है। अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू 3/2 RT। अभी एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है, कैपिटल E इज इक्वल टू 3/2 RT, है ना। तो अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी E है तो आरएमएस स्पीड क्या होगा, है ना। तो आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला क्या था, आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला था √3RT डिवाइडेड बाय कैपिटल M, है ना। तो यहाँ से RT का वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देते हैं, है ना। इट्स वेरी इजी, राइट। सो यहाँ पे 3 × RT का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2E/3 डिवाइडेड बाय M। दिस इज इक्वल टू 3 कैंसिल, √2E डिवाइडेड बाय M, है ना। अब देखो करेक्ट ऑप्शन किसके साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए, 2E/m टू द पावर 1/2। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ओके। होपफुली सबने अच्छा ही किया होगा, है ना। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट जो एंट्रीज है, ठीक है।